हेलो क्लास। आज हम सबसे पहले जो हमारा 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, आज वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इजी है और बहुत सिंपल है समझने के लिए। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जैसे कि आप अपने चारों तरफ बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं। लिविंग का मतलब क्या होता है? लिविंग का मतलब होता है कि जिस चीज़ के अंदर जान है, जो ज़िंदा है, उस चीज़ को हम लिविंग बोलते हैं। अब ऐसे तो है नहीं कि हम सिर्फ अकेले ह्यूमन बींग्स हैं जो कि लिविंग हैं, जिनके अंदर जान है, जो कि इधर इधर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। हमारे आसपास हम बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास भी देखते हैं जिनके अंदर जान होती है, जो कि लिविंग कहलाते हैं। जैसे कि प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, एनिमल्स में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, प्लांट्स की भी बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, ह्यूमन बींग्स की भी बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है। वो पूरी चीज़, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या बनाते हैं? बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वेराइटीज़ जो कि हमारे आसपास हमको देखने को मिलती हैं, वो सभी हम किसके अंदर पढ़ते हैं? बायोडाइवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है, छोटे छोटे टर्म्स हैं। और इस चैप्टर में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट करते हैं, कौन से फीचर्स हैं जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। तो ये सभी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिविंग क्या होता है, व्हाट इज़ लिविंग। तो अगर हम लिविंग की बात करें तो लिविंग वो चीज़ होती है जिसके अंदर लाइफ प्रेजेंट होती है। जिसके अंदर लाइफ प्रेजेंट है वो आपकी क्या कहलाएगी कि ये चीज़ कैसी है? लिविंग है। लाइफ इज़ प्रेजेंट। अब इस लाइफ होने के लिए क्या ज़रूरी है? लिविंग, मतलब लाइफ प्रेजेंट है तो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ते हैं कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइफ रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? लिविंग बोलते हैं। तो अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर दो फीचर्स होते हैं, 2 फीचर्स आर प्रेजेंट, जो कि डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेंगे कि वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉन लिविंग। तो यहाँ पर 2 फीचर्स हेल्प in differentiating whether the organism is living and non-living। ठीक, अब वो 2 फीचर्स कौन कौन से फीचर्स हैं? वो होते हैं आपके डिफाइनिंग फीचर्स और एक होते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। तो वो 2 फीचर्स आपके कौन से हैं? वन इज डिफाइनिंग फीचर, one is called defining features and the other is called characteristic feature। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे डिफाइनिंग फीचर्स किन्हें कहते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें डिफाइनिंग फीचर्स की, तो डिफाइनिंग फीचर्स वो होते हैं जो कि 2 क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। और वो 2 क्राइटेरिया को फॉलो कौन कौन से करते हैं? कौन कौन से क्राइटेरिया हैं? वो 2 क्राइटेरिया में सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। मतलब जो एक फीचर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि ब्रीदिंग है,
है ना, सांस लेना और सांस अंदर लेना और सांस बाहर लेना। तो ये जो फीचर है ब्रीदिंग का, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो उसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है, लिविंग है ना। और आपको पता है कि नॉन लिविंग है वो क्या सांस ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो इसीलिए हम उस ऑर्गेनिज्म को बोल सकते हैं कि वो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग नहीं है। तो अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक, अगर कोई फीचर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो वो कौन सा फीचर है आपका, डिफाइनिंग फीचर। तो वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ डिफाइनिंग फीचर इज दैट द फीचर इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। ओके, तो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, all living organism without any exception, without any exception, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो फीचर प्रेजेंट होगा, तभी हम उसको क्या कहेंगे, दैट इज डिफाइनिंग फीचर। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, नेक्स्ट क्राइटेरिया ये है कि वो सभी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो फीचर क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक, तो ये आपके दो क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है डिफाइनिंग फीचर का, कि वो फीचर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन, और दूसरा सभी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो एब्सेंट होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो यहाँ पर तभी हम बोलेंगे कि वो फीचर कैसा है, आपका डिफाइनिंग फीचर है, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिफाइन कर रहा है। ठीक, तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन से फीचर्स आएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, तो अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि जो भी केमिकल एक्टिविटीज़, जो भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। चाहे किसी चीज़ का बनना हो या किसी चीज़ का टूटना हो, ब्रेकडाउन हो, तो उन सभी कैटेगरी, उन सभी कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक फीचर्स बोलेंगे। उन सभी फीचर्स को हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक फीचर्स बोलेंगे। तो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती है। कभी आपने देखा है कि किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंजाइम्स का सिक्रीशन होना या किसी चीज़ का ब्रेकडाउन होना कभी किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा है? बिल्कुल नहीं देखा बच्चों। तो यहाँ पर जो मेटाबॉलिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है और सभी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एब्सेंट होता है। इसीलिए मेटाबॉलिज्म क्या है, ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है ये किसको डिफाइन कर रहा है, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर रहा है। इसीलिए ये क्या है, आपका डिफाइनिंग फीचर है। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि हम अपने एनवायरनमेंट के लिए, जो बाहर हमारे एनवायरनमेंट है उसके लिए हम कैसे अवेयर है, उसके लिए अवेयर कैसे हैं। अवेयरनेस टूवर्ड्स द एक्सटर्नल स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? जैसे कि आपका फिजिकल स्टिमुलस हो सकता है, बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो सकता है, केमिकल स्टिमुलस हो सकता है। जैसे कि एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं हम उसके लिए कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आती हैं? कॉन्शियसनेस में। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये फीचर प्रेजेंट होता है और सभी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एब्सेंट होता है। इसीलिए ये कैसा है? डिफाइनिंग फीचर है किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।
जैसे कि आपने पढ़ा है कि जो सेल है वो क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो भी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना होता है वो कैसा होता है, लिविंग होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी किसको फॉलो कर रहा है, इन दो क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। और ये क्या है, ये लाइफ का डिफाइनिंग फीचर है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल प्रेजेंट होता है और सभी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके अंदर सेल एब्सेंट होता है। ठीक, तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपके जो हैं ये किसको डिफाइन कर रहे हैं, लाइफ के फीचर्स को डिफाइन कर रहे हैं, इसीलिए तीनों आपके डिफाइनिंग फीचर्स कहलाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपके दोनों में प्रेजेंट होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी। प्रेजेंट इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन से होते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होंगे और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे। इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पर पहला एग्जांपल है आपका, जैसे कि अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होती है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होती है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है आपका रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है इसमें रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट होगा, बट वो डिफाइनिंग फीचर को फॉलो नहीं करता क्योंकि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होता है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म आप ऐसे पढ़ेंगे जो कि स्टेराइल होते हैं, जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो कि अपनी जैसी कॉपी नहीं बना सकते, जो कि अपने ऑफस्प्रिंग्स का फॉर्मेशन नहीं करते, अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उस टाइप के। इसीलिए ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। और ये किसके अंदर हम पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर में पढ़ते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक, तो ये था हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसके लिविंग ऑर्गेनिज्म को और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने दो फीचर्स के ऊपर डिफरेंशिएट किया, दो फीचर्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया। तो पहला फीचर है आपका डिफाइनिंग फीचर, दूसरा फीचर है आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर। डिफाइनिंग फीचर कौन से हैं, जो कि दो क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होंगे विदाउट एनी एक्सेप्शन, और सभी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एब्सेंट होंगे। जैसे कि आपका मेटाबॉलिज्म है, जैसे कि आपका कॉन्शियसनेस है, जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सभी फीचर्स किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंट होंगे विदाउट एनी एक्सेप्शन। दूसरी तरफ हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन से होंगे, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और सभी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होंगे। जैसे कि आपका ग्रोथ, तो ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगी और नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। रिप्रोड्यूस लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही कर सकते हैं, नॉन लिविंग नहीं कर सकते। लेकिन इसको हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये डिफाइनिंग फीचर के इन दोनों क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि स्टेराइल होते हैं, जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसीलिए ये क्या है, आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ग्रोथ। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, ग्रोथ। तो ग्रोथ का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ग्रोथ क्या है आपका, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब हम कब कहेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कब होती है, ग्रोथ तो तभी होगी ना जब उसका साइज इंक्रीज होगा या उसका मास इंक्रीज होगा सेल का। तो अगर यहाँ पर सेल साइज इंक्रीज हो रहा है, जब सेल का साइज इंक्रीज होगा या सेल का नंबर कह सकते हैं, सेल का नंबर इंक्रीज होगा,
जब सेल का नंबर इंक्रीज होगा, या फिर हम कह सकते हैं सेल मास इंक्रीजेज। सेल का जब मास और सेल का नंबर इंक्रीज होगा तो क्या होगी? ग्रोथ होगी। तो क्या, जब सेल का नंबर और सेल का मास इंक्रीज होगा तो क्या होगा? ग्रोथ होगा। तो क्योंकि जब सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उसका मास भी इंक्रीज होगा, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स किसके? ऑफ ग्रोथ के, ऑफ ग्रोथ। These are the twin characteristics of growth, क्योंकि जब सेल का नंबर इंक्रीज होगा तो सेल का मास भी ऑब्वियस इंक्रीज होगा, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। अब जो ग्रोथ होती है वो कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ होती है आपकी 2 टाइप की। एक टाइप की होती है आपका इंट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरी होती है आपकी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो सबसे पहले हम एक डिफरेंस बनाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले लिखेंगे हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरी साइड लिखेंगे हम यहाँ पर इंट्रिंसिक ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की, तो एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है आउटसाइड। आउटसाइड। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? आउटसाइड। तो मतलब क्या हुआ कि जो सेल है, यहाँ पे हम सेल की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है वो कहाँ पर होती है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। क्योंकि जो एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है वो कहाँ होती है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। और कहाँ होगी? आउटसाइड होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्या लिया, जैसे कि माउंटेन है ये, ठीक है। आप माउंटेन पर गए, कहाँ पर? कि कौन से मौसम में? सर्दियों के मौसम में गए। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि यहाँ पर क्या बहुत सारी स्नो प्रेजेंट है, उसका अकोमुलेशन हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारी स्नो अकोमुलेट है, जिसकी वजह से अब उसका जो हाइट है वो इतना बढ़ गया। तो क्या हुआ? इसकी ग्रोथ हुई। और ग्रोथ कैसी हुई? आउटसाइड हुई, बाहर की तरफ हुई माउंटेन के ऊपर। इसीलिए इस टाइप की ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम गर्मियों में की बात करें तो गर्मियों में क्या होगा कि स्नो पिघल जाएगी, बर्फ़ पिघल जाएगी। जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो वो क्या होगा? वापस उसी एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा, मतलब ये वाली पोजीशन में आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल? बताइए। उसमें ग्रोथ होती है आपकी रिवर्सिबल। मतलब जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे आपको जैसे बताया, अगर हम सर्दी में जाते हैं तो बर्फ़ की वजह से उसकी ग्रोथ इंक्रीज़ हो गई, लेकिन अगर हम गर्मियों के मौसम में जाते हैं तो बर्फ़ पिघल जाएगी, नहीं पिघल जाएगी? गर्मी की वजह से। तो उसी की वजह से जो एक्चुअल पोजीशन है माउंटेन की वो हम देख पाएंगे। तो इसीलिए एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कैसी होती है? आउटसाइड होती है। और कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल ग्रोथ अकर, ठीक है। कैसी होगी? बाहर होगी और रिवर्सिबल होगी। अब इसका एग्जाम्पल जैसे कि हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया माउंटेन का, माउंटेन्स और सैंड ड्यूज। ये आपके एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। एक माउंटेन है और एक आपके सैंड ड्यूज हैं। तो यहाँ पर एक्सटेंसिक टाइप ऑफ ग्रोथ किस में प्रेजेंट होती है? सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग में ये प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ की।
इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक का मतलब होता है इनसाइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी? इनसाइड द सेल, अंदर की साइड होगी। और जब सेल के अंदर की तरफ ग्रोथ होती है तो उस टाइप की ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं। इंट्रिंसिक ग्रोथ होगी तभी तो सेल का साइज इंक्रीज होगा, है ना। तो इस टाइप की ग्रोथ किस में प्रेजेंट होगी? लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगी, ठीक। और इंट्रिंसिक ग्रोथ कैसी होती है? दिस इज इरिवर्सिबल, मतलब वो वापस से चेंज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर जो ग्रोथ है वो अंदर की साइड हो गई और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वापस से वो सेल की ग्रोथ अपने ओरिजिनल पोजीशन ख़त्म हो गई और अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चली गई। ऐसा नहीं होता लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पर जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है वो कैसे होती है? इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल ग्रोथ। तो यहाँ पर ये जो ग्रोथ है, जो हम फीचर पढ़ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ रहे थे ग्रोथ, दैट इज प्रेजेंट इन बोथ नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसीलिए क्या है? लिविंग और लाइफ का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की। नेक्स्ट आता है आपका रिप्रोडक्शन, ठीक। तो अभी मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम ह्यूमन बीइंग जो है वो जब बच्चे पैदा होते हैं तो हमारे जैसे ही होते हैं दिखने में, है ना। अगर कोई बिल्ली का बच्चा है तो वो रिप्रोड्यूस करेगा तो बिल्ली का बच्चा ही तो पैदा होगा, ऐसा थोड़ा ना है कि सांप का बच्चा पैदा हो जाएगा। तो ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे अपने ही तरह के ऑर्गेनिजम्स को जब प्रोड्यूस करते हैं तो उस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन किस लिए इम्पॉर्टेंट है? मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ाने के लिए, पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए अपना। यहाँ पर रिप्रोडक्शन कितने टाइप का हम पढ़ते हैं? 2 टाइप का पढ़ते हैं। एक होता है एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो पहले बच्चों हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल to reproduce their offsprings of same kind, ठीक। अब ये रिप्रोडक्शन कितने टाइप का हम पढ़ते हैं? 2 टाइप का होता है रिप्रोडक्शन। 2 टाइप का कौन कौन सा? एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है ये बहुत इजी होता है और सिंपल होता है क्योंकि इसमें गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। नो गैमीट्स आर इन्वॉल्व्ड। गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता और ओनली 1 पेरेंट इज प्रेजेंट। तो इस टाइप की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिपेरेंटल, ठीक। दूसरा आता है सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स होगा और यहाँ पर गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। गैमीट्स आर इन्वॉल्व्ड और 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बाय पेरेंटल, ठीक है। तो ये हमने 2 टाइप का पढ़ा। एक है हमारा एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल टाइप इजी और गैमीट्स का इजी होता है, गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यूनिपेरेंटल कहलाता है। लेकिन सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स होता है, गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट भी होगा और बाय पेरेंटल होगा। अब
एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो अब हम उनके टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 9th और 10th क्लास में हम पढ़ते हैं कि एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में आपका आता है बडिंग आता है, ठीक, फिर उसमें आता है फिशन आता है, और फ्रेगमेंटेशन आता है, रीजेनरेशन आता है। तो वो सारे स्पोर फॉर्मेशन होता है, ये सभी जो टाइप हैं किसके हैं, ये एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें किसी भी तरह का गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कौन सा, दैट इज फिशन, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, ठीक है। बाइनरी का मतलब क्या है, बाय का मतलब क्या है, 2। तो यहाँ पर जब फिशन प्रोसेस होगा तो कितनी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल बहुत कॉमन एग्जांपल है जैसे कि अमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक अमीबा है, इसमें क्या किया, इसने डिवाइड किया और 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिशन, जिसमें जो पेरेंट है वो डिवाइड हो जाता है इनटू 2 डॉटर सेल्स। यहाँ पर पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है, पेरेंट ख़त्म हो जाता है और 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये है प्रोसेस आपका कौन सा, बाइनरी फिशन। इसके बाद आता है आपका बडिंग। नेक्स्ट आता है आपका बडिंग। बडिंग इज कॉमनली सीन इन ईस्ट इज अ फंगस। उसमें क्या होता है, ईस्ट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ईस्ट है, ठीक, यहाँ पर एक बर्ड अराइज हुई, ठीक, और ये बर्ड क्या काम करेगी, ये बर्ड यहाँ से अलग हो जाएगी और अलग होने के बाद ये क्या काम करेगा, ये न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देगा। क्या होगा, डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी, और आफ्टर डिटैचमेंट इट फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा कहलाएगा, आपका पेरेंट बॉडी कहलाएगी, है ना। तो इस पेरेंट बॉडी के ऊपर क्या अराइज हुई, बर्ड अराइज हुई, और ये बर्ड कुछ टाइम बाद क्या होगी, डिटैच होगी, अलग होगी, और उसके बाद एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देगी। तो यहाँ पेरेंट जो रहा वो एज इट इज़ रहा, है ना। तो इसीलिए बर्डिंग प्रोसेस में, बर्डिंग एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में जो पेरेंटल आइडेंटिटी है वो लॉस्ट नहीं होती है, जबकि बाइनरी फिशन में हमने पढ़ा था कि पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में होता है कि जैसे कि आपके फिलामेंटस जो एल्गी हैं या फिलामेंटस, अगर हम बात करें फिलामेंटस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर प्रोटोनिमा जो प्रेजेंट होता है मॉसेस में, जिसको हम कहते हैं, जो कि ब्रायोफाइट का पार्ट है, तो उन सब में कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, फिलामेंटस एल्गी, जैसे कि स्पायरोगायरा या फिलामेंटस फंजाई, या फिर हम लिख सकते हैं इसमें प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस,
ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं आपके? यहाँ पर कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होगा? एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा। ठीक, इसके बाद आता है आपका रीजेनरेशन। रीजेनरेशन, और रीजेनरेशन का कॉमन एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं फ्लैट वॉर्म में। फ्लैट वॉर्म के कौन सा एग्जाम्पल है? प्लेनेरिया। तो इसमें क्या होता है रीजनरेशन, जैसे कि नाम बता रहा है, री का मतलब दोबारा से, अगेन, जनरेशन का मतलब फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये जो प्लेनेरिया होता है, प्लेनेरिया का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है कि ये प्लेटीहेल्मिन्थीस से बिलोंग करता है प्लेनेरिया, और प्लेनेरिया के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की रीजनरेटिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम इसको फ्रेगमेंट्स में, अगर हम इसको यहाँ से कट कर दें, इसको तोड़ दें, यहाँ से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो हर पार्ट के पास क्योंकि रीजनरेटिंग सेल्स होती हैं तो वो क्या काम करेंगी? बाकी की बॉडी अपने आप दोबारा से रीजनरेट कर लेंगी। तो यहाँ पर क्योंकि हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो कितने प्लेनेरिया फॉर्म हो जाएंगे? 3 प्लेनेरिया दोबारा से फॉर्म हो जाएंगे, 3 न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कौन सा प्रोसेस है आपका? एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज कैसा होता है? दैट इज म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट कहलाता है। कौन सा कहलाता है? म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट कैसे? क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों कौन से इवेंट होते हैं? म्यूचुअली इंक्लूसिव होते हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसा होता है? एक साथ होने वाला होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है, तो जब ग्रोथ होगी तभी रिप्रोडक्शन होगा, मतलब दोनों इवेंट जो हैं वो एक साथ चलेंगे, ओवरलैप करेंगे, आपस में एक साथ चलने वाले होंगे। तो इसीलिए उस टाइप के इवेंट को हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। जैसे कि आपके हम कह सकते हैं इसको दैट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर सिनोनिमस, मतलब कैसे हैं? सेम है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो कैसे होते हैं? म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ग्रोथ होगी तो रिप्रोडक्शन भी साथ साथ होगा। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था पहले कि बाइनरी फिशन में एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था, एक अमीबा था, एक पेरेंट था, उससे क्या हुआ? 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितना है? 2 है। यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितना है? 1 है। तो जब इनकी ग्रोथ हुई, जब इनके अंदर रिप्रोडक्शन हुआ, जब इनके अंदर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ कैसा हो रहा है? सेम हो रहा है, सेम टाइम पे हो रहा है। तो इसीलिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर सिनोनिमस, मतलब यहाँ पर जब ग्रोथ होगी तो उसका रिप्रोडक्शन भी अपने आप होगा। जैसे कि यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है, नंबर ऑफ पेरेंट कितना है? 1 है। यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, किसकी वजह से हुआ? रिप्रोडक्शन की वजह से हुआ। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितना है? 2 है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ग्रोथ हुई नहीं हुई? और यहाँ पर किसकी वजह से हुआ? एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए। तो जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उनकी ग्रोथ भी हो रही है। इसीलिए कौन से इवेंट कहलाएंगे आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में? इन म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट कहलाएंगे। ठीक, एंड दे आर सिनोनिमस टू ईच अदर। अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म,
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये जो म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब ग्रोथ होगी, ऐसा नहीं है कि जब रिप्रोडक्शन और जो ग्रोथ है वो दोनों आपस में एक साथ होंगे, पैरेलली होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। जहाँ पर जब रिप्रोडक्शन होता है वो अलग प्रोसेस होता है और जो ग्रोथ होगी वो अलग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह के इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन है वो एक साथ नहीं होता है, अलग अलग इवेंट हैं ये, तो इसीलिए दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्लियर। अब यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक फीचर हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन में, कि हमने रिप्रोडक्शन करेक्टरिस्टिक फीचर में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक ग्रोथ और एक रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो करेक्टरिस्टिक फीचर क्यों है, क्योंकि ये एक्सेप्शन शो करता है। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं होता। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको जो कि स्टेराइल होते हैं, जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो कि अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो उस टाइप के, इसी वजह से ये कैसा है आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें म्यूल या फिर स्टेराइल कपल, या फिर आपने एक जो हनी बी है, हनी बी में आपने देखा होगा एक ड्रोन होता है, एक क्वीन होती है और एक वर्कर होती है। तो जो वर्कर होती है वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, तो कैसी हुई, स्टेराइल हुई, और वो लिविंग भी है। तो इसीलिए इसका एक और एग्जाम्पल है क्या, वर्कर बी। तो ये आपके एक्सेप्शंस हैं जो कि जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक, तो ये आपके म्यूल, स्टेराइल कपल एंड वर्कर बी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफाइनिंग फीचर्स की, और डिफाइनिंग फीचर में सबसे पहले आता है आपका क्या, मेटाबॉलिज्म। ठीक, डिफाइनिंग फीचर कौन से होंगे, जो कि कंप्लीटली लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे विदाउट एनी एक्सेप्शन, और कंप्लीटली एब्सेंट होंगे इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ सेल के अंदर होती हैं, चाहे किसी चीज़ का बनना हो या किसी चीज़ का टूटना हो, सिंथेसिस और ब्रेकडाउन हो, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो मेटाबॉलिज्म कैसा है आपका, डिफाइनिंग फीचर है। कैसा फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइन करता है। और ये कैसा होता है, सम टोटल, दिस इज द सम टोटल ऑफ रिएक्शंस that take place inside cell। ठीक, अब ये जो रिएक्शंस होती हैं ये कैसी होती हैं, these reactions may be catabolic और anabolic and catabolic। ठीक, ये रिएक्शंस कैसी हो सकती हैं, या तो ये एनाबॉलिक हो सकती हैं या ये कैटाबॉलिक हो सकती हैं। अब एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है, एनाबॉलिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ की सिंथेसिस करना, बनाना, और कैटाबॉलिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को तोड़ना, मतलब उसका ब्रेक डाउन करना। ठीक,
तो एनाबॉलिक प्रोसेस में किसी चीज़ की सिंथेसिस होगी, तो सिंथेसिस कब होगी? जब बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होंगी, जब बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फोटोसिंथेसिस की, तो आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होता है प्लस वाटर इन्वॉल्व होगा, है ना। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे? सनलाइट प्रेजेंट होगी, तभी तो हो पाएगी रिएक्शन। फिर उसके बाद यहाँ पर क्लोरोफिल की भी ज़रूरत होती है हमें, ठीक। अब ये सारे आपस में काम करते हैं और उसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है? C6H12O6 की सिंथेसिस होती है, फॉर्म होता है फूड। और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन भी बनती है और यहाँ पर वाटर भी रिलीज़ होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलकर किसकी सिंथेसिस कर रही हैं? फूड की सिंथेसिस कर रही हैं। इसीलिए इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक। अब हम बात करेंगे ब्रेकडाउन की, जिसको ब्रेकडाउन में कैसा होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो हमने फूड बनाया है, इस फूड जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो हमारे अंदर एनर्जी आती है, एनर्जी जो आती है वो किसकी फॉर्म, जो फूड बना है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? हमारे फॉर्म में। जो फूड प्लांट्स बनाते हैं वो किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब वो जो प्रोसेस करेंगे, जैसे कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करेंगे, है ना, तो वहाँ पर उस प्रोसेस को करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? एनर्जी की ज़रूरत होगी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? जहाँ से जो कि फूड है, जो भी फूड हमने स्टोर किया है, जो भी प्लांट फूड स्टोर करते हैं, उसका क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होने के बाद जो एनर्जी रिलीज़ होगी वही एनर्जी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर कैटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेकडाउन, और जब फूड का ब्रेकडाउन होगा तो क्या रिलीज़ होगी? एनर्जी रिलीज़ होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP, और वो एनर्जी हम यूटिलाइज़ करेंगे बहुत सारे काम करने के लिए। तो यहाँ पर इस जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है? जैसे कि आपका रेस्पिरेशन में क्या होता है? फूड का ऑक्सीडेशन होगा और क्या रिलीज़ करेंगे? एनर्जी रिलीज़ करेंगे। तो फूड का ब्रेकडाउन होगा जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये जो प्रोसेस है आपका किसका है? एनाबॉलिक प्रोसेस। और कैटाबॉलिक प्रोसेस ये किसका है? मेटाबॉलिज्म में आता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस भी आपका क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर है। और कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयरनेस टुवर्ड्स द एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल स्टिमुलस, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयरनेस टुवर्ड्स एनवायरमेंटल स्टिमुलस, ठीक। अब ये जो एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं, जैसे कि स्टिमुलस कैसा हो सकता है? फिजिकल स्टिमुलस हो सकता है ना, बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो सकता है, और केमिकल स्टिमुलस भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम फिज़िकल स्टिमुलस की बात करें तो फिज़िकल स्टिमुलस में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? जैसे कि आपका लाइट है, टेम्परेचर है ना, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या काम करेंगे? वो एक्ट एज ए एनवायरमेंटल स्टिमुलस। अगर हम बात करें केमिकल स्टिमुलस की तो आपने बहुत सिंपल से एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर आके लैंड करता है, आके बैठता है, तो उसके बाद किसका फॉर्मेशन शुरू होता है? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन शुरू होता है। और वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट होता है? जब वहाँ पे किसी तरह के केमिकल सिक्रीट होते हैं तो वो उसको ट्रिगर करते हैं, वो उसको एक तरह से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे? आपके एक्सटर्नल स्टिमुलस कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल्स अगर इन्वॉल्व हैं किसी तरह के स्टिमुलस के लिए, किसी भी एक्शन को स्टार्ट करने के लिए, तो उसमें क्या, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल स्टिमुलस।
बायोलॉजिकल स्टिमुलस और आपके फिजिकल स्टिमुलस। तो ये डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस प्रेजेंट हो सकते हैं किसमें, एनवायरनमेंट में। और उन टाइप के और सभी टाइप के स्टिमुलस के अकॉर्डिंग जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं या फिर अवेयरनेस शो करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कॉन्शियसनेस। अब जैसे फॉर एग्जांपल लाइकेन होते हैं, ठीक है। लाइकेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एल्गी प्रेजेंट होती है और फंगस भी प्रेजेंट होती है। और आपको मालूम है कि जो एल्गी है और जो लाइकेन होते हैं, दे आर सेंसिटिव टू एयर पॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं करेंगे। तो लाइकेन के अंदर क्या है, सेंसिबिलिटी है, तो इसी वजह से तो वो वहाँ ग्रो नहीं करेंगे। तो जिसके और सेंसिबिलिटी किसकी वजह से आएगी, कॉन्शियसनेस की वजह से। मतलब कॉन्शियस है वो अवेयर है कि हाँ एनवायरनमेंट में व्हाट एयर पोल्यूशन है, SO2 प्रेजेंट है, इसीलिए वो वहाँ पर उस एरिया में ग्रो नहीं करेंगे। तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव है, जो ऑर्गेनिज्म अवेयर है अपने एनवायरनमेंट को लेकर, जिसको पता है कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, उसको हम बोलेंगे दैट द ऑर्गेनिज्म इज कॉन्शियस, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोमा पेशेंट की, है ना, तो कोमा पेशेंट कौन से होते हैं, कोमा पेशेंट जो होते हैं उनके पास जो कॉन्शियसनेस होता है या नहीं होता, कॉन्शियसनेस होता है, मेटाबॉलिज्म भी उनकी चलती है, लेकिन वो रिएक्ट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। मतलब उनका ब्रेन तो डेड है ना, वो कॉन्शियस भी हैं, उनको पता है कि मेरे आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको सब सुनाई देता है, सारी चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका एक वर्ड आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, अपने बारे में कॉन्शियस होना, ठीक है। मतलब अवेयर ऑफ अवर सेल्फ, मतलब अवेयर ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ठीक है। अगर हम बात करें सेल्फ कॉन्शियसनेस की, तो ये जो फीचर है ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट होता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम कहीं जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो हमको क्या चाहिए, हमको अच्छे कपड़े होने चाहिए, हम वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, अच्छे से बोले हम, मतलब हमारी जो लैंग्वेज, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ताकि हम क्यों होना चाहिए, ताकि हम दूसरे के सामने अच्छे से रिप्रेजेंट हो सकें, है ना, मतलब हम अच्छे से अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकें। तो ये क्या है, दिस इज़ अ सेल्फ कॉन्शियसनेस। हम अपने बारे में अवेयर हैं कि हमें कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे किसी फंक्शन में जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, दिस इज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस। और ये फीचर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस होने की वजह से ही जो कोमा पेशेंट होते हैं उनके अंदर, जैसे कि अगर हम बात करें कोमा पेशेंट की, तो अगर हम बात करें कोमा पेशेंट की, तो कोमा पेशेंट के अंदर क्या होता है, कोमा पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं, उनका ब्रेन जो होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं, प्लस जो पेशेंट है वो कॉन्शियस भी होता है, लेकिन उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन डेड हो चुका होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कोमा पेशेंट की, तो यहाँ पर उसका ब्रेन कैसा होता है, उसका ब्रेन डेड हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्शियसनेस की, तो उसके पास कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है। और जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस उसके पास नहीं होता है। नहीं होता है, ठीक है।
मतलब जैसे कि अगर आपने देखा हो किसी कोमा पेशेंट को, तो जब आप उससे मिलने जाओगे, उससे बात करोगे, तो उसको ये तो पता होगा कि आप बोल क्या रहे हो और कौन आया है, लेकिन क्या वो रिएक्ट कर पाएगा? क्या वो अपने हाथ पैर हिला डुला पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर जो कोमा पेशेंट होते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन डेड हो चुका होता है, इसीलिए उनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाता है और सिर्फ वो कॉन्शियस रहते हैं। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ किस में प्रेजेंट होता है? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये, ठीक। तो इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है। दैट इज़ जो भी फिनोमिना होते हैं, अकर ड्यू टू, किसकी वजह से होते हैं? दैट अकर ड्यू टू अंडरलाइनिंग इंटरेक्शन। किसकी वजह से होता है? इंटरेक्शन की वजह से, इंटरेक्शन की वजह से। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ ले लूँ एक सेल, ठीक है, ये मैंने एक सेल ले ली, तो सेल का फंक्शन अलग होगा, है ना। लेकिन अगर मैं ग्रुप ऑफ सेल्स बना दूँ, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा। और हमको पता है कि टिश्यू का फॉर्मेशन अलग होता है। तो जो फंक्शन सेल परफॉर्म करेगा वो टिश्यू करेगा? बिल्कुल भी नहीं। टिश्यू का फंक्शन अलग होता है, सेल का फंक्शन अलग होता है। लेकिन जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसीलिए जो भी फिनोमिना होता है वो किसकी वजह से होता है? इंटरेक्शन की वजह से होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सबका अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करना है ना। कोई फोटोसिंथेसिस करेगा, कोई रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होगा। लेकिन जो अब ये बहुत सारे ऑर्गेनेलीज एक ही जगह प्रेजेंट होते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? एक ऑर्गेनिज्म को चलाते हैं ये सारे। जब ये सारे ऑर्गेनेलीज एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म को चलाते हैं, उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो जितने भी फिनोमिना होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? इंटरेक्शन की वजह से होते हैं, ठीक है। इसीलिए इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इमर्जेंट प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट प्रॉपर्टी। इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? इमर्जेंट प्रॉपर्टी, ठीक। तो जो प्रॉपर्टी टिश्यूज शो करेंगे वो प्रॉपर्टी सेल शो नहीं करेंगे। लेकिन टिश्यू किससे मिलकर बने? सेल से मिलकर बने। तो इसीलिए कहा गया है, आपके एनसीईआरटी बुक में कहा गया है कि जो भी फिनोमिना होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? इंटरेक्शन की वजह से होते हैं। और इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इमर्जेंट प्रॉपर्टी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और छोटी सी इम्पॉर्टेंट है कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर सेल्फ इवॉल्विंग, है ना। मतलब वो अपने आप इवॉल्व होते हैं इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग। जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं? सेल्फ इवॉल्विंग होते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग होंगे, सेल्फ इवॉल्विंग होंगे। कैसे होते हैं ऑर्गेनिज्म? Organisms are self-replicating, नेक्स्ट इवोल्यूशन इनके अंदर होता है। इवॉल्विंग, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, सेल्फ इवॉल्विंग होंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ सेल्फ रेगुलेटिंग भी होते हैं। कैसे होते हैं? सेल्फ रेगुलेटिंग, ठीक है। अब अगर हम बात करें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनके पास सेम जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, दैट इज़ डीएनए। आप सबको मालूम है
तो सेम जेनेटिक मटेरियल होने के बाद भी ये सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। मेरे पास, आपके पेरेंट्स के पास, आपके सिबलिंग्स के पास, सबके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, बट उसके बाद भी हम एक दूसरे से अलग नज़र आते हैं। चाहे हम पास्ट की बात करें, चाहे हम प्रेजेंट की बात करें, चाहे हम फ्यूचर में आने वाली चीज़ों के बारे में बात करें, सबके पास जेनेटिक मटेरियल होगा, लेकिन वो फिर भी आपस में कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। उनके अंदर क्या होगा, वेरिएशन होगा। तो इस टाइप के फीचर्स किस में मिलेंगे आपको, ऑर्गेनिजम्स में। ये आपके ऑर्गेनिजम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, और मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए भी देने वाली हूँ, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो मैं आपसे सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आज हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रोथ इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है ना, तो हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, जो कि इनकरेक्ट है, ठीक। अभी हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ग्रोथ कितने टाइप्स की होती है, एक्सट्रिंसिक हो, इंट्रिंसिक हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगी, इसीलिए उसको हमने क्या बोला, उसीलिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर में रखा। तो देखिए, इन एनिमल्स ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। येस, ऑफ कोर्स इट इज़ करेक्ट, क्योंकि एनिमल्स में ग्रोथ एक सर्टेन एज तक होती है और प्लांट्स में अनलिमिटेड होती है। इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। जब बॉडी मास इंक्रीज होगा, जब बॉडी मास इंक्रीज होगा तो क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कॉन्टिन्यूसली, सेल डिवीजन अकर कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ इन एनिमल्स। इन एनिमल्स में के अंदर लिमिटेड ग्रोथ होती है। Increase in mass and number of individual is the characteristic feature of animal growth। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है that is 3 ऑप्शन is correct, जहाँ पर growth of the cell division occur continuously throughout their life span is in animals, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the 2 points are known as the twin characteristic of growth। ठीक है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक की हमने पहले भी बात की थी। ऐसे कौन से 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसे कौन से 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब हम सेल का नंबर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या है कि सेल का मास भी इंक्रीज हो रहा है ना, और ये दोनों कैसे थे, दीज आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, देखिए कहाँ क्या क्या है आपके, इंक्रीज इन मास, यस, डिफरेंशिएशन नहीं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यस, और रेस्पॉन्स टूवर्ड्स द स्टिमुलस नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट एंड थर्ड। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड किसका है, फर्स्ट एंड थर्ड, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ गया। यहाँ पर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ कौन कौन से हैं, जब नंबर इंक्रीज होगा सेल का तो मास भी इंक्रीज होगा, इसीलिए उसको हमने क्या बोला, ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर आपके 2 कैरेक्टरिस्टिक क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रोथ इज इनकरेक्ट। हमें फिर से कौन सा फाइंड आउट करना है, हमें फिर से कौन सा फाइंड आउट करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे, इन प्लांट्स ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज। प्लांट्स में क्या ग्रोथ सर्टेन एज तक रहती है। नेक्स्ट, growth exhibited by non-living objects is by accumulation of material on the surface। yes, of course it is correct। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि यहाँ पे माउंटेन है, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, स्नो है ना, बर्फ़ जम गई, तो इसकी क्या ग्रोथ बढ़ गई, नहीं बढ़ गई, है ना, एक्सटेंसिव ग्रोथ हो गई। तो नेक्स्ट है आपका, अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। ऑफकोर्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिविजन्स के वजह से ग्रो करते हैं। ग्रोथ इन द इन विट्रो कल्चर ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल। येस, ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपका, दिस वन, क्योंकि प्लांट में जो सेल डिवीजन होता है वो सर्टेन एज तक नहीं बल्कि अनलिमिटेड होती है प्लांट की ग्रोथ। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक
इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, और ये आपका क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पहले इसका आंसर पूछूंगी। इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका, टोटल सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आउट बॉडी इज़ नोन एज। ये भी आपका कैसा है, ये भी आपका होमवर्क है, इसको करिएगा। और नेक्स्ट क्लास में पहले हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।